गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग सीखने वाले विज्ञान विषय के अंतर्गत वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जल का प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन का मतलब मृदा प्रदूषण। इसके पहले के जो टॉपिक्स थे वह एयर पोल्यूशन था। एयर पोल्यूशन में क्या सीखा हम लोगों ने कि हवा किस तरह से प्रदूषित होती है, हवा के प्रदूषण के कारण क्या है, हमारे शरीर पर उसके क्या दुष्परिणाम होता है, पशु पक्षियों पर किस तरह से उसके दुष्परिणाम होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। प्रदूषण किसी भी तरह का हो हानिकारक है, भले वह जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो। ऐसे अनेक प्रदूषण है जो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम डालते हैं। तो प्रदूषण कैसा भी हो अच्छा नहीं होता, और प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वह मनुष्य है। क्योंकि आधुनिकता की इस दौड़ में हम लोग अनेक ऐसी गलतियां करते हैं। तेज गति से विकास करने के ओर बढ़ते हुए हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, प्रकृति के साथ ऐसी छेड़खानी करते हैं, और जिसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण। इस तरह के दृश्य बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से मंदिरों के अगल बगल नदियां हैं, नदियों में जो भी निर्माल्य डाला जाता है, निर्माल्य मतलब मंदिर से संबंधित जो भी चीजें हैं, पूजा पाठ से संबंधित जो भी चीजें हैं, उन वस्तुओं को पानी में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। उसके कारण नदियां दूषित हो रही है। उदाहरण के तौर पर वह गंगा नदी हो, यमुना हो। तो ऐसे जो दृश्य है बहुत कॉमन है, बहुत आम है। श्रद्धा के नाम पर हम नदियों को दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। यह शहर का दृश्य है, किस तरह से गटर की तरह नदियों की स्थिति हो गई है। मुंबई में भी एक नदी है, मीठी नदी, अब वह पूरी तरह से नाले का रूप ले चुकी है। अर्थात इतना दूषित हो गई, उसका पानी पूरा काला दिखाई देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जाते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट अर्थात औद्योगिक उद्योग जहां पर है, इंडस्ट्रीज हैं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, बिना किसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो पानी लगातार दूषित हो रहा है, उसके जलीय जीव हैं वह लगभग समाप्त हो गए हैं, और वे नदियां अब एक तरह से गंदे नाले का रूप लेती जा रही है, जहां से गुजरना भी बहुत ही दुष्कर होता जा रहा है। अर्थात इतनी दुर्गंध आती है कि हम नाक पर बिना रुमाल रखे वहां से जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। इस तरह का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोग नदियों में कचरे डालते हैं। बहुत से लोग गंदगी जो है सीधे नाले में डालते हैं, वह बह करके समुद्र में जाती है। यह एक विसर्जन का दृश्य दिखाया गया है, गणेश उत्सव। तो आजकल तो कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं। कृत्रिम तालाब में इन मूर्तियों का विसर्जन बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है, किंतु कई स्थानों पर आज भी नदियों में इस तरह की मूर्तियां विसर्जित की जाती है। इस पर जो भी रंग लगा है, पेंट लगा है, और जो मूर्तियां बनाई गई है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, इसके कारण जो जलीय जीव है उन पर दुष्परिणाम हो रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां, व्हेल, शार्क जैसी मछलियां जब इस दूषित पानी या इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो शरीर के अंदर उनके जाते हैं, तो वे मर जाती है और किनारे पर लगी हुई। ऐसे मुंबई में भी बहुत सारे दृश्य देखे हैं लोगों ने कि समुद्र के किनारे आ जाती है, मर जाती है, इतनी बड़ी विशालकाय मछलियां मर जाती है। तो उसके जो कारण है वह इस तरह का प्रदूषण। और यह दृश्य आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कि किस तरह से कचरा ट्रक के माध्यम से नदी में डाला जा रहा है, और यह जो कचरा है चारों तरफ नदी में फैल जा रहा है, और उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन पर पड़ रहा है, जलीय जीवों पर पड़ रहा है, पशु पक्षियों पर पड़ रहा है। तो प्रदूषण फैलाने के लिए अगर हम लोग देखें तो प्रमुख वजह मनुष्य ही है, मनुष्य की लापरवाही है। तो इस तरह के जो दृश्य हैं यह बहुत बार हमको आते जाते भी रास्ते में दिखाई देते हैं, नदियों के किनारे दिखाई देते हैं, नालों के किनारे दिखाई देते हैं। नालों में भी अगर हम कचरा डाल रहे हैं, नाले जो है वो बनाए गए हैं कि पानी की निकासी सही तरीके से हो सके, और लोग उसमें कचरा डालते हैं। और हम लोग
गर्मी के बाद जब बरसात के समय हम देखते हैं तो किस तरह से पूरे नाले चौकअप हो जाते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति मुंबई में आ जाती है, तो उसके लिए भी जवाबदार हम ही लोग हैं। अब जल प्रदूषण, उपयोग में लाए जाने वाले योग्य पानी हमें कौन कौन से जल स्रोतों से प्राप्त होता है? तो हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? नदियों से मिलता है, कुएं से मिलता है, और कहाँ से, कहीं कहीं पर अच्छी झीलें, वहां से आता है। फिर शहरों में, महानगरों में वाटर सप्लाई की एक विशिष्ट व्यवस्था है, उसके द्वारा हमें पानी मिलता है। पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? पानी का उपयोग घरेलू उपयोग है, पीने के लिए करते हैं, जीवन यापन के लिए जो भी भोजन बनाना है उसके लिए करते हैं। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में, कंपनियों में भी पानी का उपयोग होता है। पृथ्वी पर, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पानी है? तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया 71% लगभग पानी है। सिर्फ पीने योग्य कितना पानी है? तो केवल 3% पानी ही लगभग पीने योग्य है। बाकी का जो पानी है वह समुद्र में है, उसमें से भी 1% ही देखा जाए तो पानी हम पीते हैं। बाकी का जो है साफ पानी, वह भी सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में अर्थात बर्फ के रूप में, ग्लेशियर्स जो बड़े बड़े, वह अंटार्कटिका या आर्कटिक, ऐसे जो ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुव है, वहां पर बर्फ के रूप में व्याप्त है। किन किन कारणों से जल का प्रदूषण होता है? तो हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। नदियों में, तालाबों में, झीलों में, इन सब स्थानों पर कपड़े धोना, गंदी वस्तुएं डालना, चीजें डालना उसके अंदर, जो सड़ती हैं, गलती हैं, इसकी वजह से होता है। कंपनी का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किए बिना, उसके अंदर की जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है, ठोस अशुद्धियां, उसको बिना निष्कृत किए, निकाले बिना पानी हम छोड़ देते हैं, उसके कारण भी होता है। गंदा पानी नदियों में डालना, इन सब कारणों से जल प्रदूषण होता है। जल ही जीवन है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जल ही जीवन है, ऐसा हम बहुत बार कहते हैं, क्योंकि जीवन के बिना, अगर हमारा जीवन हमें सुचारू रूप से चलाना है तो जल आवश्यक है। बिना जल के जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा देर तक जी नहीं सकते पानी के बिना। इसलिए जल ही जीवन है। अगर हम लोग देखें, कोई भी पशु पक्षी, वनस्पतियां, सभी को जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए पानी की आवश्यकता है। इसलिए जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी जब अस्वच्छ विषैला होता है, जब उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है, संसर्गजन्य रोगों का, अन्य संक्रामक रोगों का फैलाव होता है, तब जल प्रदूषण हुआ है, ऐसा कहते हैं। जल प्रदूषण हुआ है कब कहते हैं? जब जलीय जीव मरने लगते हैं। जलीय जीव जैसे मछलियां हैं, अनेक जलीय जीव हैं, मछलियां हैं, सीपियां हैं, ये सब जब मरने लगते हैं, नदी के किनारे आने लगते हैं या समुद्र के किनारे आने लगते हैं, तो उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? उस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई अर्थात उनको सांस लेने में कठिनाई हो रही। अनेक संक्रामक रोग होते हैं। बहुत बार ऐसे पानी पी करके मनुष्य के साथ साथ जानवरों पर भी उसके दुष्परिणाम होते हैं। स्किन डिजीज, स्किन डिजीज मतलब चमड़े, त्वचा रोग जैसे होते हैं, हानिकारक रोग हो सकते हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, ऐसे रोग भी होते हैं। तो इन सब जो जल के कारण, जल प्रदूषित होने के कारण हुआ, ऐसे बहुत सारे रोग जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। मीठे अथवा समुद्री जल के प्रदूषण में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों का समावेश होता है। अब प्रदूषक क्या है? वाटर पोल्यूटेंट, जो पानी को प्रदूषित कर रहा है उसको वाटर पोल्यूटेंट कहेंगे, जल प्रदूषक कहेंगे। जैविक जल प्रदूषक क्या है? शैवाल, जीवाणु, विषाणु और इन परपोषी सजीव, इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता। इन जैविक अशुद्धियों के कारण रोग फैलते हैं। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी पानी पूरी तरह से ग्रीन दिखाई देता है, ऊपर पूरी तरह से शैवाल आ गया है, या नीचे पूरी काई बैठ गई है, या कोई जीवाणु, विषाणु, परपोषी सजीव जो हमारे शरीर में जा करके अतिसार की वजह बनती है, तो यह सब पानी पीने योग्य नहीं रहा। जैविक अशुद्धियां उसके साथ मिली है, कई रोग हो रहे हैं उसके कारण। तो यह सारी चीजें, उदाहरण के लिए शैवाल, जीवाणु, विषाणु, परपोषी, यह सब क्या है? जैविक जल प्रदूषक है। असेंद्रीय जल प्रदूषक कौन से? सूक्ष्म रेत, धूल कण, मिट्टी के कण, ऐसे तैरने वाले पदार्थ, क्षारों के अवक्षेप, आर्सेनिक,
कैडमियम, सीसा, पारा, इनके यौगिक और रेडियोधर्मी पदार्थों के अवशेष। असेंद्रीय जल प्रदूषक एकदम बारीक रेत, इसको हम छान सकते हैं, छान करके पानी को पिया जा सकता है। और कभी कभी हम पानी छन्नक की सहायता से जब छानते हैं तो धूल के कण, मिट्टी के कण हमको दिखाई देते हैं। तो यह सब क्या है, असेंद्रिक। और उसमें सबसे हानिकारक क्या है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, रेडिएशन के कारण पानी प्रदूषित हो रहा है। और कुछ ऐसे अवक्षेप है जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, पारा, बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं पानी में फेंक दिए, बहुत ही खतरनाक चीजें हैं सब। सेल, मोबाइल का जो बैटरी है वह, यह सब चीजें बहुत ही खतरनाक है। ये सब असेंद्रीय जल प्रदूषक के रूप में जानी जाती है। अब सेंद्रीय जल प्रदूषक क्या है? तणनाशक, कीटनाशक, खाद, उर्वरक, मैला युक्त जल, उसी प्रकार कारखानों के उत्सर्जक आदि। अर्थात जो कारखानों से कचरा निकल रहा है वह हो सकता है, सीवेज लाइन का, जो टॉयलेट बाथरूम की जो लाइन होती है उसका पानी अगर कहीं नदी में छोड़ा जा रहा है वह हो सकता है, कीटनाशक का छिड़काव करके, खाद का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं खेतों में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो वह भी पानी में मिल करके कभी कभी जल के स्रोत पे चले जाता है। तो इस तरह से यह सब सेंद्रीय जल प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि तमिलनाडु राज्य में चमड़ा उद्योग के अनेक केंद्र हैं, उसमें से बाहर निकलने वाला दूषित पानी पलारिस नदी में छोड़ा जाता है, जिस कारण इस नदी को पतझर या गटर नदी कहते हैं। मैंने एक उदाहरण पहले ही दिया कि मुंबई में एक मीठी नदी है, तो मीठी नदी का भी इसी तरह से उसकी भी हालत है, पूरी तरह से गटर नदी हो गई है, काला हो गया है पानी। वैसे ही चमड़ा उद्योग जहां पर चलता है, ऐसा एक उदाहरण तमिलनाडु राज्य का दिया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कानपुर जो चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, लेदर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो वहां का जो पानी है चमड़े का, बहुत ही दुर्गंध आती है, उस पानी को यमुना नदी में छोड़ा जाता है। तो यमुना नदी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। वहां का जो पानी है वह जानवरों के पीने लायक भी नहीं बचा है। ऐसे बहुत सारे स्थान जहां पर इस तरह का दूषित पानी छोड़ने के कारण नदियां खराब हो चुकी है। अब जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण, और उसके दुष्परिणाम क्या है। तो जल पर्णी, हाइड्रोफाइल में वृद्धि। जल पर्णी एक तरह से ग्रीन कलर का पौधा है, नीले रंग का उसमें फूल आता है। कई जगहों पर गांव में जाओगे तो आप लोग देखोगे पूरी तरह से वो भर चुका है छोटे से तालाब में या गढ़ही पोखरा। तो वहां पर क्या पूरी तरह से जब वो छा जाता है ऊपर, तो नीचे पानी जो है उसमें ऑक्सीजन की प्राणवायु की कमी हो जाती है, सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण पानी का गुणधर्म बदलता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, मछलियां मरने लगती है। फिर पदार्थों का सड़ना, संदूषित होना, प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने एवं संदूषण के कारण। बहुत बार मछलियां मरी है उसी में सड़ रही, वनस्पतियां सड़ रही है, या कोई जीव, कोई प्राणी मरा है उसमें डाल दिया तो उसके अवशेष सड़ने के कारण। तलछट अवसाद के कारण, नदी के पानी के प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण। कभी कभी बाढ़ की स्थिति में नदी का पात्र बदल जाता है, किनारे बदल जाते हैं, या उसके अंदर बहुत ज्यादा तलछट में पानी के साथ साथ बहुत सारी मिट्टी आकर के जमा हो गई है, गंदी मिट्टी आकर के, उसके कारण भी होता है। मिट्टी का क्षरण, मिट्टी का क्षरण होने के कारण अनेक जैविक और अजैविक घटक मिश्रित होते हैं, तो यह भी बाढ़ की स्थिति में मिट्टी का क्षरण होता है। कवक, पानी में सड़ने वाले सेंद्रीय पदार्थों पर फफूंदी, हम लोगों ने फफूंदी देखा है पेड़ पर किस तरह से लगते हैं, कवक कहते हैं उसे, फफूंदी कहते हैं। तो पानी में सड़ने वाले अगर पदार्थ डाले, उस पर फफूंदी लगी है तो जीवाणुओं की वृद्धि होती है। शैवाल, ग्रीन कलर का पहले ही बताया मैंने, शैवाल की अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण पानी अस्वच्छ होता है। कृमि, मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि वर्षा के जल में प्रवाहित होते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े जितने भी हैं जो मिट्टी के जल में, मिट्टी में पाए जाते हैं, वो वर्षा के जल के साथ प्रवाहित होकर के पानी में चले जाते हैं। अब मानव निर्मित कारण क्या है? निवासी क्षेत्रों का संदूषित पानी, गांव का, शहरों का संदूषित पानी मैला नदी के बहते पानी के जलाशय में छोड़ा जाता है। जो भी सीवेज का पानी है या घर से जो निकासी है, वह पानी जा करके नदियों में छोड़ दिया जाता है। वह एक सबसे बड़ी वजह है पानी दूषित होने की। औद्योगिक संदूषित पानी, कपड़ा इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। शक्कर के जो कारखाने, कागज के कारखाने, लोहा, चर्मोद्योग और दुग्ध प्रक्रिया जैसे उद्योगों से रंग बिरंजक रसायन
चमड़ों के टुकड़े, तंतु, पारा, सीसा इत्यादि पानी में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। खनिज तेल रिसाव, कई बार हम लोगों ने देखा है यातायात के समय तेल का रिसाव हो जाता है। जो शिप, बड़े बड़े शिप होते हैं, विदेश से आ रहे हैं, अरब के देशों से तेल भर करके आते हैं, और उस कंटेनर्स में लीकेज हो जाता है कभी कभी, तो पानी पूरी तरह से दूषित हो जाता है। अर्थात ऊपर से पूरा लेयर आ जाता है तेल का, तेल ऊपर तैरने लगता है, नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां मरने लगती है। फिर टैंकर की सफाई करते समय पानी पर तेल की परत तैयार होती है। खाद और कीटाणुनाशक का उपयोग बताया कि रासायनिक फास्फेट युक्त और नाइट्रोजन युक्त खाद, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन युक्त कीटनाशक आदि पानी के साथ बह करके नदी में मिल जाते हैं। जो खेतों का पानी है कभी कभी बह करके नदियों में जाता है, वहां पर हम रासायनिक उर्वरक क्षमता उसकी बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं फसलों पर छिड़काव के लिए। तो वह अगर पानी में मिल गया तो भी पानी दूषित होता है। अन्य कारण, नदी के पानी में मलमूत्र विसर्जित करना। कई स्थानों पर हम लोगों ने देखा है कि लोग मलमूत्र विसर्जित करते हैं पानी में, कपड़े धोते हैं, अंबाड़ी, रामबास, अगेव पानी में सड़ाना आदि के कारण पानी प्रदूषित होता है। अस्थि विसर्जन, गांव में कई स्थानों पर हम लोगों ने इस बार न्यूज में भी देखा कि कोरोना के संक्रमण के समय बहुत से स्थानों पर गंगा नदी में भी बहुत से लोगों ने लाशें तैरती हुई दिखाई दी। मतलब मृत व्यक्ति को उसमें सीधे डाल दिया गया, जिसके कारण पानी पूरी तरह से दूषित हो गया। औष्णिक विद्युत केंद्र है, उससे जो संदूषित पानी है उत्सर्जित हो रहा है, वह भी एक कारण है, मानव निर्मित कारण है जल प्रदूषण का। अब हम जल प्रदूषण के परिणाम देखते हैं। मानव पर क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके। प्रदूषित पानी के कारण अतिसार, पेचिस, पीलिया, विषम ज्वर, त्वचा रोग, नारू, पाचन संस्थान के विकार होते हैं। तो इस तरह से पेचिस पड़ना, पीलिया होना, विषम ज्वर होना, त्वचा रोग, इस तरह के अनेक रोग मनुष्य पर होते हैं। किसके कारण? जल प्रदूषण के कारण मनुष्य में यह सारे विकार उत्पन्न होते हैं। यकृत, मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार, किडनी कभी कभी डैमेज हो जाती है, यकृत, और जो यूरिन डिस्चार्ज करना वह ठीक तरीके से नहीं होता, मस्तिष्क का विकार हो सकता है। अस्थि व्यंग, उच्च रक्तदाब, ये विकार होते हैं। हड्डियां टेढ़ी होती है कई बच्चों की, तो दूषित पानी पीने के कारण हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। अब परिसंस्था पर होने वाला परिणाम, वनस्पति की वृद्धि में रुकावट आती है, वनस्पतियां सही से बढ़ नहीं पाती, वनस्पति प्रजातियों का नाश होता है। बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी जो पूरी तरह से खत्म हो गई, समाप्त हो गई। पानी में लवण, क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जलीय जीव मरने लगते हैं, जैसे यहाँ पर मछलियां मरी हुई तैरती हुई दिखाई दी है। जल परिसंस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। बहुत सारे जलीय जीव जो है एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। परिसंस्था के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि उदाहरण के लिए मेढक है, मेढक किस पे डिपेंड है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पर, कीड़े मकोड़े फसलों पर। तो उसको किसने खाया? मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को फिर मोर पक्षी ने खाया, ईगल ने खाया, फिर क्या हुआ? इस तरह से यह परिसंस्था चलते रहती है। तो जल परिसंस्था का भी संतुलन बिगड़ जाता है। जलचरों की मृत्यु होती है, दिया है किस तरह से जलचर, जलीय जीव मर करके किनारे आ जाते हैं। समुद्री पक्षियों पर भी इसका परिणाम होता है। बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स हैं जो समय समय पर समुद्र के किनारे आते रहते हैं, फ्लैमिंगो की तरह। तो ये पक्षियों पर भी इसका दुष्परिणाम होता है। अन्य परिणाम क्या है? पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन, पानी का रंग और स्वाद दोनों बदल जाता है। पानी के उपयुक्त जीव जंतु नष्ट होते हैं। मिट्टी की उर्वरकता का परिणाम, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह लगभग समाप्त होने लगती है। कई स्थानों पर भूमि जो है वह बंजर हो जाती है दूषित पानी के कारण। फसलों में विषैले तत्व समाविष्ट होते हैं। तो जो विषैला पानी है, अगर उसके उपयोग से फसलें उगाई जा रही है, तो उसका जो कंटेंट है फसलों में भी आता है, जो मनुष्य पर किसी न किसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उसका दुष्परिणाम हमारे पर होते रहता है। अब यह जो एक प्रदूषण दिखाया है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो जल प्रदूषण के साथ साथ यह भूमि को भी प्रदूषित कर रहा है कि हजारों टन कचरा जो डंप किया जाता है, फेंका जाता है नालों में या ऐसे खुले स्थानों पर, तो पानी का जो रिसाव है भूमि में कम हो जाता है। प्लास्टिक का कचरा खास करके हानिकारक है। ये जल प्रदूषण के साथ साथ सॉइल पोल्यूशन का, मृदा प्रदूषण का भी यह बहुत अच्छा उदाहरण यह
देख सकते हो, समझ सकते हो इसको कि किस तरह से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जल प्रदूषण और उसी के साथ साथ मृदा प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, दोनों इसमें दर्शाया गया इस जीआईएफ के माध्यम से। अब मृदा प्रदूषण क्या है? सॉइल पोल्यूशन। मिट्टी का क्षरण अपरदन क्या है? मृदा की उपजाऊता कम होने के क्या कारण है? तो हम लोगों ने देखा कि एक तो प्लास्टिक जैसी चीजों का उपयोग करना, जो जमीन में जा करके कई वर्षों तक सड़ती नहीं है, गलती नहीं। पृथ्वी पर जमीन के कुल विस्तृत भाग में से कुछ भाग बर्फाच्छादित है, कुछ भाग मरुस्थली है, तो कुछ भाग पर्वत और पहाड़ों द्वारा घिरा है। मनुष्य के उपयोग के लिए उपयोगी जमीन बहुत ही कम। मिट्टी के भौतिक और रासायनिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ, ऐसा कहते हैं। इसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह कम हुई, उसके जो भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्म है वह किसी न किसी तरह से हमारे हस्तक्षेप के कारण उसमें परिवर्तन हुआ, उर्वरक क्षमता में कमी आई। इसे ही कहते हैं मृदा प्रदूषण। अब यहाँ पर मृदा प्रदूषण घरेलू दो चित्र दिए गए। एक क्या अच्छी मिट्टी है, या बंजर भूमि की तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ढेर सारा कचरा है। अगर इसे देखेंगे हम तो समझ सकते हैं कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। तो घरेलू अनुपयोगी पदार्थ, जैविक अनुपयोगी पदार्थ, खेती के अवशिष्ट, इनके प्रत्येक के उदाहरण आप लोग दे सकते हो। अब देखो मृदा प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या क्या है। कारखानों का क्षार युक्त, अम्ल युक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ होती है। अगर कहीं अगल बगल इंडस्ट्रीज है और कारखाने से गंदा पानी निकल रहा है, एसिडिक पानी निकल रहा है, और वो कहीं ना कहीं मिट्टी में जाएगा ही, भले वो नाले के माध्यम से जा रहा है, अगर वो उसे अवशोषित कर रही है वहां की मिट्टी, तो क्या होगा? वहां की मिट्टी पर उसका दुष्परिणाम होगा और मिट्टी धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। रेडियोधर्मी पदार्थ, अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलों, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में से प्रवास करते हैं। जो रेडिएट करने वाली चीजें, यूरेनियम, थोरियम जैसे, सबसे खतरनाक होते हैं। यह मिट्टी में, फसलों में किसी न किसी तरीके से पहुंच करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। अगर जमीन में किसी भी तरह का प्रदूषण है तो पानी रिस करके जो वाटर लेवल है उसको खराब कर रहा है। हम लोग देखते हैं कुएं से जो पानी आता है, बोरिंग के माध्यम से जो पानी आता है, वो पानी कहाँ से आ रहा है? जमीन में। अगर मिट्टी वहां की खराब है, उसमें केमिकल्स मिले हैं, तो किसी न किसी तरह से वह पानी में भी मिक्स होंगे, और जब जल स्रोत में वह मिक्स होंगे, भूगर्भ जल में वे प्रवेश करेंगे, तो वह अनेक रोगों का प्रसार का कारण बनेंगे। यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है, बाढ़ का दृश्य, बहुत सारे पेड़ उखड़ करके निकल जाते हैं। इसके साथ भूमि का जो क्षरण होता है, मृदा का जो क्षरण होता है, पहाड़ों पर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं कई बार। जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस जो स्थानों पर जब बाढ़ आती है तो पूरा क्षरण के साथ नदियां भी पूरी तरह से मटमैली हो जाती है, और वहां पर जल प्रदूषण भी होता है। इस तरह से जंगल तहस नहस हो जाते हैं। मृदा प्रदूषण का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ क्या संबंध? गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके तो उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण होता है, और बाद में वह सड़ता है और विलग्न होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई कचरा कचरे के बगल से जा रहे तो कचरा सड़ने के बाद बहुत अधिक दुर्गंध आती है। तो मिट्टी का प्रदूषण तो हुआ ही, बहुत सारी चीजें वहां पर सड़ रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ? एक अलग गैस, उसमें से गैस की निर्मित हुई, जिसमें अनेक हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है, कीड़े मकोड़े। और वायु प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण भी है। दुर्गंध आ रही है, वायु प्रदूषण मतलब कोई न कोई जहरीली गैस बन रही है, और फिर अगर वही बह करके पानी में जा रहा है, वही कचरा बह करके पानी में जा रहा है, उसमें अनेक कृमि है, जीवाणु है, तो पानी का प्रदूषण भी हुआ। अर्थात तीनों प्रदूषण एक साथ हो रहे। जमीन पर हमने कचरा डाला, कचरा क्या हुआ? सड़ रहा है, सड़ने के बाद फिर उसमें से दुर्गंध आ रही है, गैसें आ रही है, जहरीली गैसें, तो वायु प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, तो वस्तु उसमें सड़ रही है, कुछ चीजें बह करके पानी में गई, तो वायु प्रदूषण।
जल प्रदूषण। इस तरह से तीनों प्रदूषण एक दूसरे के साथ रिलेट है। कृषि के लिए कीटनाशकों का इस तरह से जो छिड़काव करते हैं और फिर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, मृदा प्रदूषण होता है। कीड़े मकोड़े जो कभी कभी फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, वे भी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। कीटनाशक तृणनाशक का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर उस फव्वारे के कारण हवा में जो रसायन मिल जाते हैं, उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। अर्थात इस फवारनी के कारण वायु भी प्रदूषित हुई। उसी के साथ साथ मिट्टी पर गया रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने के कारण उन रसायनों का जो दुष्परिणाम है इस मृदा पर भी हो रहा है, और फिर बह करके पानी में गया तो जल का प्रदूषण। मतलब एक प्रदूषण, एक ही चीज तीन वजह बन सकती है, तीन तरह के प्रदूषण को फैला सकती है। तो मानवीय मलमूत्र, जानवर, पक्षी, इनके विष्ठा मिट्टी में मिलने के कारण मृदा प्रदूषण होता है। यह गंदगी उस स्थान पर जैसे के वैसे रहने पर उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती है, दुर्गंध फैलती है। ये गैसें हवा में मिलती है और वायु प्रदूषण होता है। यही गंदगी यदि पानी में मिल जाती है तो जल प्रदूषण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इन सब का एक दूसरे के साथ संबंध है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसी लापरवाही मनुष्य की, जो कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हर चीज एक ही जगह पर फेंक रहे। जो रिसाइकल की जाने वाली चीजें उसे रिसाइकल किया जाना चाहिए। कूड़ा कचरा जलने के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। इसमें से जो दुर्गंध आएगी सड़ने के कारण, वह भी वायु प्रदूषण की वजह हुई। और मृदा तो प्रदूषित हो रही है, और बरसात में जब यह बह करके नदियों में जाएगा, जल स्रोत को भी खराब करेगा। अब प्रदूषण प्रतिबंधक व नियंत्रण। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए। जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1974, हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इन अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई व्यक्ति इस तरह से किसी भी तरह का प्रदूषण, जल प्रदूषण हो, हवा प्रदूषण हो या पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो इन कानूनों के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जैव वैद्यकीय कूड़ा, धोखादायक विकिरण उत्सर्ग बताया, जैसे रेडिएशन विकिरण सबसे खतरनाक है जो हमको दिखाई भी नहीं देता। यूरेनियम, थोरियम जैसी चीजें, ठोस कचरा कूड़ा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, इन सभी के विषयों में विविध कानून अब अस्तित्व में है। कहीं भी अगर कोई कारखाना, औद्योगिक वसाहत है, उन स्थान पर अगर किसी तरह का प्रदूषण आपको दिखाई देता है, भले वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो, अगर आप कंप्लेंट करते हो तो उस पर कार्रवाई इन अधिनियमों के तहत होगी, और उस कारखाने को बंद करने का भी ऑर्डर कई बार आता है। जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि अनेक संस्थाएं हैं जो इन नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और महाराष्ट्र प्रदूषक नियामक मंडल और केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्थाओं द्वारा भी इन नियमों का लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास पूरे अधिकार दिए गए। वे कारखानों को बंद कर सकते हैं, औद्योगिक इकाई को बंद करने का भी ऑर्डर वे कर सकते हैं। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, यह भी बहुत खतरनाक है। बैटरियां, अब आप लोग देख रहे हैं कि घरों में एलईडी, एलसीडी टीवी आ गए, तब से इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसकी मात्रा बढ़ गई है। मोबाइल फोन कचरे की तरह, एक से एक एडवांस फोन आते जाते हैं, तो पुराना जो है वह वैसे ही पड़ा रहता है, उसका ढेर, उसका कचरा। यह वेट वेस्ट, जो गीला कचरा, महानगरों में ऐसी व्यवस्था है कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग करके डाला जाए, तो जो रिसाइकलेबल चीजें हैं उसका फिर से रीयूज किया जा सके। और जैसे फलों के छिलके हैं और खाने पीने की चीजें हैं, उसको इसका खाद बना सकते हैं, फर्टिलाइजर। इसके लिए इस तरह से अलग करके कचरा रखना चाहिए और उसका निस्तारण करने के लिए उचित प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। यह सब बहुत ही कॉमन चीजें। हजार्डस वेस्ट जिसे कहते हैं, मेडिसिनल वेस्ट है, जो संसर्ग जन्य रोग फैला सकते हैं, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था महानगर पालिकाओं द्वारा की गई है। तो इसकी जो गाड़ियां होती है अलग से आती है, जैसे मेडिकल वेस्ट है, हॉस्पिटल से उसका जो वेस्ट है। तो इस तरह से इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना चाहिए।
और कोशिश करें कि अपने आसपास अगल बगल किसी भी तरह का प्रदूषण ना हो। हम स्वयं से शुरुआत करें। थैंक यू, धन्यवाद।